हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर कि अगर किसी भी पेशेंट का कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो उस पेशेंट को हम सर्जरी के बाद कौन सा केयर देते हैं या फिर हम उस पेशेंट को क्या क्या डाइट देंगे सर्जरी के बाद। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अब जानते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर दैट द पेशेंट रिसीव आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक ऐसी केयर होती है जो कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद जो पेशेंट केयर रिसीव करता है उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। द टाइप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर दैट द पेशेंट नीड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी एज वेल एज पेशेंट हिस्ट्री। हम किसी पेशेंट को जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि उसका कौन सा सर्जरी हुआ है, कैटरेक्ट का सर्जरी है या किसी और का सर्जरी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग और पेशेंट की हिस्ट्री क्या रही है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के पर्पस क्या क्या होते हैं। टू इनेबल अ सक्सेसफुल एंड फास्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। किसी भी सर्जरी के बाद हम पेशेंट की सक्सेसफुल और फास्टर रिकवरी के लिए उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। टू रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टिलिटी रेट। पोस्ट ऑपरेटिवली मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो स्टे लेंथ है हॉस्पिटल में स्टे करने का, उस लेंथ को कम करने के लिए हम उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर सर्विस। किसी भी पेशेंट को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या आता है। इट इज़ इमीडिएट रिकवरी फेज एंड रिक्वायर इंटेंसिव नर्सिंग केयर टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है? एक रिकवरी, इमीडिएट रिकवरी फेज होता है। इसमें हम इंटेंसिव नर्सिंग केयर करके किसी भी कॉम्प्लिकेशन के अर्ली साइन डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर्जरी हुआ है किसी पेशेंट का तो उसके अंदर शॉक, हेमरेज ये सब डेवलप हो सकता है। तो इनका अर्ली साइन डिटेक्ट करने के लिए हम उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे। रिसीव अ कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम विच टू प्लान पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हम पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड ऑपरेटिंग रूम से रिसीव करेंगे ताकि हम उस पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान कर सकें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं असेसिंग द पेशेंट को असेस करते हैं। जनरली हम उस पेशेंट में सबसे पहले, अगर पेशेंट ओटी से रिकवरी रूम में आया है तो सबसे पहले हम उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, पल्स रेट कितना आया है, उसमें रेगुलरिटी है या नहीं है, उसका रेस्पिरेशन का डेप्थ और रेस्पिरेशन का नेचर क्या है या फिर रेस्पिरेटरी रेट कितना आ रहा है, स्किन कलर कैसा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है या बॉडी टेम्परेचर क्या है। मीन्स अगर सबसे पहले हम उस पेशेंट का क्या देखते हैं, अगर वो रिकवरी रूम में आया है सबसे पहले हम उसके वाइटल साइन देखेंगे। क्या देखेंगे? उसके वाइटल साइन देखते हैं। उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन है, उसका टीपीआर आ जाता है, रेस्पिरेशन का रेट कितना है, डेप्थ कितना है, नेचर कितना है, ये सब हम सबसे पहले पेशेंट का असेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनिंग द पेटेंट एयरवे कि उसका जो एयरवे है वो हमें मेंटेन करके रखना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड प्रिवेंट हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया। हमारा पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन उसका मेंटेन करना है पेशेंट का, और उसे हाइपोक्सिया या फिर हाइपरकैप्निया से प्रिवेंट करके रखना है। इसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे और उसका रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट हम पेशेंट को देखते हैं उसका कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी है या नहीं है और उसे हमें मेंटेन करके रखना है। उसमें हम पेशेंट का असेस करते हैं उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वाइटल साइन है, टीपीआर क्या है, टेम्परेचर, बीपी क्या आ रहा है, उसका कार्डियक रिदम है या नहीं है या फिर कोई डिसरिदमिया क्रिएट तो नहीं है, उसका स्किन टेम्परेचर क्या है, स्किन का कलर क्या है, साइनोसिस तो नहीं हो रहा, कैसा कलर है, नॉर्मल पिंकिश कलर है या फिर येलो कलर है, ये सब हमें उसके स्किन कलर को नोट करना है। यूरिन आउटपुट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जनरली जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो 30 ml पर आवर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी हमें मेन देखना है। सेंट्रल वीनस प्रेशर देखना है, उसका आर्टियल लाइन पड़ा हुआ है तो उसमें आर्टियल और पल्मोनरी प्रेशर कितना आ रहा है। द प्राइमरी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में
कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसको हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट को वो शॉक में जा सकता है, हाइपरटेंशन क्रिएट हो सकता है, या फिर उसमें कोई डिसरिथमिया क्रिएट हो सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के थ्रू हम इन सब कॉम्प्लिकेशन के अर्ली साइन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिलीविंग पेन एंड एंजाइटी। पेशेंट को अगर एंजाइटी हो रही है तो हमें उसे रिलीव करना है, या फिर पेन है तो उसे हम क्या दे सकते हैं, ओफर्ड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर ने जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की हैं उनको हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट असिस्ट एंड मैनेजिंग द सर्जिकल साइट। जो भी सर्जरी हुई है उस साइट को हमें असिस्ट करना है और मैनेज करना है। द सर्जिकल साइट इज ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, टाइप ऑफ इंटीग्रिटी और ड्रेसिंग एंड ड्रेनेज। जो सर्जिकल साइट है उसमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रहा है, या फिर उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, ड्रेसिंग कैसा है, ड्रेनेज कैसा आ रहा है, ड्रेन का कलर कैसा है, ये सब हमें असिस्ट करना और मैनेज करना है। नेक्स्ट हम असिस्ट करते हैं असिस्टिंग द मैनेजिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। उस पेशेंट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन क्या है और उसे असेस करना है। उस पेशेंट के अंदर कहीं नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है। जनरली जो है एनेस्थीसिया के बाद नोजिया वॉमिटिंग सभी पेशेंट में देखने को मिलता है, तो इसके लिए भी हमें पेशेंट को असिस्ट करना है। चेक द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आए हैं, बैक हुए हैं या नहीं है, ये सब भी हमें चेक करते रहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्ट एंड मैनेजिंग वॉलेंट्री वॉइडिंग, कि उसका यूरिन आउटपुट कितना है, कितना आया है, कहीं उस पेशेंट के अंदर यूरिन रिटेंशन तो नहीं हो रहा है सर्जरी के बाद। जनरली जो होता है सर्जरी के बाद कई सारे रीजन की वजह से यूरिन रिटेंशन हो सकता है, तो इसके लिए भी हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि उसने वॉइड किया है या नहीं किया है। अगर उसके फॉल्स पड़ा हुआ है तो हम चेक करेंगे कि यूरिन आउटपुट कितना आया है। जनरली मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कितना 30 ml होना चाहिए पर आवर के अकॉर्डिंग, इतना हमें चेक करना है, असिस्ट करना है। जनरली हम अगर किसी पेशेंट को ओफर्ड या एनेस्थीसिया दिया है तो ये कराता है, परसेप्शन क्रिएट करता है पेशेंट के अंदर कि उसका ब्लैडर फुल है। ये सब के लिए भी हमें पेशेंट को असिस्ट करते रहना है। नेक्स्ट हम पेशेंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस चेक करते हैं कि उसका हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, डिहाइड्रेट तो नहीं हो रही है बॉडी, स्किन कैसा है। इससे हम हाइड्रेशन स्टेटस पेशेंट का चेक कर सकते हैं। आईवी फ्लूइड देते हैं, उसका वॉमिट टेस्ट कैसा है, उसमें अगर वॉमिटिंग हुई है तो उसका कलर कितना था, क्या लिक्विड था, सेमी सॉलिड था, ये सब भी हमें चेक करना है। उसका यूरिन आउटपुट कैसा आया है, यूरिन कलर कितना कैसा है, ये सब भी हमें चेक करना है, असेस करना है। वुंड ड्रेनेज है, एनजी ड्रेनेज तो नहीं आ रहा है, कोई भी एसिड बेस इम्बैलेंस तो नहीं है, ये भी हमें असेस करना है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। जनरली जो पेशेंट हैं फर्स्ट 24 आवर में उसे एनपीओ ही रखते हैं। एटलीस्ट हमें किसी भी पेशेंट को एनपीओ नथिंग बाय माउथ, कुछ भी नहीं देना है उसे माउथ से, जब तक कि उसके कफ रिफ्लेक्स या फिर गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक हम उस पेशेंट को कुछ भी नहीं देते हैं, एनपीओ रखते हैं। नेक्स्ट उसका लेबोरेटरी असेसमेंट देखना है कि जो भी उसने लैब टेस्ट कराए हैं उनका रिपोर्ट क्या है, ये सब हमें देखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स का एनालिसिस करना है, सीबीसी, एवीजी, यूरिन और रीनल टेस्ट देखने हैं, अदर ईसीजी, अगर ब्लड ग्लूकोज वगैरह हुआ है तो ये भी हमें असिस्ट करना है। नेक्स्ट उसे बेड पे केयर, कौन कौन सी हम बेड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम बेड मेकिंग प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि उसे बेड सोर से भी बचाना है। अगर कहीं भी बेडशीट में क्रीज होंगी तो उससे उसे बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम बेडशीट को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। पेशेंट को माउथ केयर देंगे, बेड बाथ प्रोवाइड कराएंगे, बैक केयर भी देंगे। ये है फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स केयर भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए पेरिनियल केयर भी हम पेशेंट को देंगे और पेशेंट की पोजीशनिंग भी देखेंगे और फ्रिक्वेंट पोजीशन भी चेंज करते रहेंगे ताकि उसे बेड सोर ना हो। नेक्स्ट प्रोवाइड मोबिलाइजेशन। सर्जरी के बाद पेशेंट को हम थोड़ा सा चलने फिरने को भी बोलते हैं, या फिर उसे थोड़ा सा मूव कराते समय असिस्ट कराएंगे ताकि वो 2-4 कदम चले। इससे क्या होगा, उसका पल्मोनरी वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, और वीनस स्टेसिस नहीं रहेगा, जो भी रिड्यूस हो जाएगा वीनस स्टेसिस। इसके लिए हम पेशेंट को थोड़ा सा मूव कराते हैं और उसे वो रिड्यूस हो जाएगा और डीवीटी के चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मोबिलाइज नहीं करा सकते हम उनको, ऐसे पेशेंट पे हम क्या करते हैं, कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, उन्हें फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, न्यूमेटिक काफ कंप्रेशन डिवाइस प्रोवाइड करते हैं और हेपेरिन देते हैं, ऐसे पेशेंट जो मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। हम पेशेंट के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन बना के रखेंगे
मेंटेन गुड IPR, ताकि जो पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है अगर हम उसके साथ अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखेंगे। एक्सप्लेन प्रोसीजर बिफोर डन, अगर हम उसके साथ कोई भी प्रोसीजर करते हैं जैसे कि उसे बेड बाथ देना है या फिर कोई भी केयर प्रोवाइड करना है, उससे पहले हम पेशेंट को सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और उसके पेशेंट के रिलेटिव्स को भी हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहाँ पे प्रेजेंस रखेंगे, ताकि एक पेशेंट को देखकर लगता है कि हमारे भी रिलेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो उसे भी एक अच्छा सा फीलिंग आता है। और हम पेशेंट को उसको एंजाइटी से रिलीव कराएंगे और उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि आपका जो भी सर्जिकल साइट है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सब से हम उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज। अब जब हम सारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट को डिस्चार्ज भी कराना होता है। इंश्योर दैट द पेशेंट इज सफिशिएंट रिकवर, फुल्ली रिकवरी के बाद ही हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज करने से पहले हम देखते हैं कि पेशेंट डिस्चार्ज के लिए रेडी है या नहीं है। डिस्चार्ज के लिए चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं पेशेंट के वाइटल साइन स्टेबल हैं या नहीं है, उसका टेम्परेचर, BP, रेस्पिरेशन सब नॉर्मल है या नहीं है, या फिर पेशेंट ओरिएंटेशन चेक करते हैं, उसे प्लेस पूछेंगे, टाइम, इवेंट पूछेंगे कि पर्सन ओरिएंटेड है या नहीं है, फुल्ली ओरिएंटेड है उस जगह के बारे में या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उसका एडिक्वेट ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो एडिक्वेट है या नहीं है। यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 30 ml पर आवर के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, उसका मिनिमम पेन होना चाहिए और एडिक्वेट रेस्पिरेटरी फंक्शन होना चाहिए। अगर इन सब सिचुएशन को कोई भी पेशेंट फुलफिल करता है तो मीन्स इसका मतलब है कि वो डिस्चार्ज के लिए हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो पेशेंट डिस्चार्ज के लिए रेडी है। नेक्स्ट द नोट्स। अब वार्ड से पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद हम रिकॉर्ड में क्या क्या मेंटेन करेंगे। एडमिशन के टाइम पे उसकी डायग्नोसिस क्या थी और डिस्चार्ज के टाइम पे उसकी डायग्नोसिस क्या थी। समरी ऑफ कोर्स ऑफ हॉस्पिटल, जितना टाइम वो हॉस्पिटल में रहा उसका समरी क्या था। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट किया है हमने कि फर्दर मैनेजमेंट के लिए, और इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब ड्रग, जो भी हम पेशेंट को डॉक्टर या फिजिशियन ने ड्रग प्रिस्क्राइब की है उसको उसे प्रॉपरली लेना है और उसको मैनेज करना है, ये सब हम उसे बताएंगे। नेक्स्ट हम उससे बोलेंगे अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है तो उसे फॉलोअप के लिए भी बोलेंगे कि वो फॉलोअप के लिए आ सकता है। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं किसी पेशेंट में। किसी भी पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन लाइक अ शॉक, हेमरेज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यूरिनरी रिटेंशन या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब किसी भी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। इन सभी कॉम्प्लिकेशन को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को प्रॉपरली पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक पोस्ट ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट का कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो हम उसे पोस्ट ऑपरेटिव डाइट, हम उस पेशेंट को कौन कौन सी डाइट देंगे, क्या क्या डाइट देंगे जिससे कि वो फुल्ली रिकवर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव डाइट के बारे में कि अगर किसी भी पेशेंट का सर्जरी हुआ है तो उसे हम कौन सा डाइट दे सकते हैं उस सर्जरी के बाद। पोस्ट सर्जरी इट इज़ अ क्रिटिकल दैट यू ईट हेल्दी डाइट दैट प्रमोट हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ योर बॉडी। जो पोस्ट सर्जरी टाइम होता है बहुत क्रिटिकल होता है, इसमें हम पेशेंट को एक ऐसा डाइट प्रोवाइड करते हैं जो उसकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। एवरी टाइप ऑफ सर्जरी इवन प्लान्ड और इलेक्टिव सर्जरी आर अ सोर्स ऑफ ट्रॉमा टू वंस बॉडी। किसी भी टाइप का सर्जरी हुआ है किसी पेशेंट का, चाहे वो प्लांट सर्जरी हो या इलेक्टिव सर्जरी हो, ये जो सर्जरी होती है वह सोर्स ऑफ ट्रॉमा होता है बॉडी के लिए। इस सर्जरी के बाद पेशेंट का जो बॉडी है वो रिस्क काफ़ी हायर रिस्क पे रहता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, निमोनिया के लिए, फॉल, डिक्रीज मोबिलिटी और वेट लॉस और गेन, लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन। सर्जरी के बाद किसी भी पेशेंट की बॉडी इन सब इन्फेक्शन के लिए काफ़ी हाई रिस्क पे रहती है, तो इन सब से हमें प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एक प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी है जो उसकी हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करे। सर्टेन फूड कुड हेल्प द पोस्ट ऑफ बॉडी रिकवरी प्रोसेस। कुछ सर्टेन फूड्स हैं जो कि रिकवरी में काफ़ी हेल्प करते हैं जो कि पेशेंट को कंज्यूम करनी चाहिए, लाइक अ प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट किस में हेल्प करती है, वुंड हीलिंग में हेल्प करती है, तो पेशेंट को हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। और विटामिन सी और जिंक हेल्प टू हीलिंग, जो विटामिन सी और जिंक रिच डाइट देंगे जो कि पेशेंट की हीलिंग में हेल्प करेगी। हाई प्रोटीन डाइट देते हैं उसे। आयरन एंड विटामिन B12 दोनों ही देते हैं जो कि कैसे में हेल्प करती हैं, हेल्प बोन मैरो टू फॉर्म न्यू ब्लड सेल्स, ये न्यू ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करती हैं, तो पेशेंट को हम आयरन और विटामिन B12 भी प्रोवाइड करेंगे।
फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स हेल्प टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। पेशेंट को हम हाई फाइबर डाइट भी देंगे और प्रोबायोटिक्स भी देंगे जो कि पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी एंड कीप योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मूविंग, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मूविंग बनाएंगी। दीज फूड विल प्रोवाइड योर बॉडी विद एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इट इज़ नीड टू। ये जो फूड है बॉडी को न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, हीलिंग को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे और उसे एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। सम फूड दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। चलिए अब हम जानते हैं कुछ फूड के बारे में जो कि बॉडी को स्ट्रेंथ और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्जरी के बाद फॉलोइंग द सर्जरी बॉडी नीड टू हाई प्रोटीन एंड आयरन। सर्जरी के बाद बॉडी को नीड होती है कि उसे हाई अमाउंट में प्रोटीन चाहिए और आयरन चाहिए, क्योंकि मसल हैव बीन डैमेज्ड, मूव एंड मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया गया उस टाइम में मसल डैमेज हो जाती है, मूव्ड, मैनिपुलेट करते हैं। इसके लिए हमें इस हीलिंग के लिए और रिपेयरमेंट के लिए हाई प्रोटीन डाइट और आयरन डाइट चाहिए। तो देखते हैं हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या आता है। इसमें आते हैं नट्स, एग, पल्सेस, बीन, पनीर, सोयाबीन और सी फूड। ये सब क्या है, ये हाई रिच प्रोटीन डाइट है। तो पेशेंट को हम ये डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन किस में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइट हेल्प करता है जो भी हीलिंग करने में, और जो भी डैमेज हुआ है मसल्स या जो भी मूव और मैनिपुलेट की वजह से मसल्स में डैमेज आया है उस सबको हील करने में प्रोटीन हेल्प करता है। नेक्स्ट, फ्रूट्स और वेजिटेबल। हम पेशेंट को किसी भी सर्जरी के बाद कौन कौन सा फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। द वाइटामिन एंड मिनरल्स दैट आर फाउंड वेजिटेबल आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स योर हीलिंग। जो भी मिनरल्स और वाइटामिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं ये हीलिंग डाइट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वेजिटेबल्स में हमें कार्बोहाइड्रेट डाइट भी ऐड करना चाहिए जो कि हेल्प करेगा पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम पेशेंट को क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैरेट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्वीट पोटैटो, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, मस्टर्ड ग्रीन, ये सब हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करानी है, जिससे कि पेशेंट को विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें जो कि हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, ग्रीन लीफी एंड विटामिन सी रिच डाइट भी हमें पेशेंट को देनी होती है, क्योंकि जो ग्रीन लीफी आर वाइटली इंपॉर्टेंट होती है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लार्ज सर्विंग ऑफ ग्रीन गिव विटामिन ए, सी और ई एज वेल एज विटामिन के। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो पेशेंट को विटामिन ए, सी, ई और विटामिन के प्रोवाइड करती हैं। जो विटामिन के है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। यू विल ऑल्सो एब्जॉर्बिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विच हेल्प टू एनर्जी लेवल। पेशेंट को जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देना है जो कि एनर्जी लेवल में हेल्प करेगा। फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब भी पेशेंट को देना होगा। अब पेशेंट को हम कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, जो बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन का पावर हाउस होते हैं, जो कि जो भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो भी डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बेरीज आर ऑल्सो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जो बेरीज होती हैं वो विटामिन सी का भी एक्सीलेंट सोर्स होती है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू की रिकवरी में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या क्या दे सकते हैं हम पेशेंट को, इसमें हम दे सकते हैं ग्रेप्स, पॉमग्रेनेट्स, ब्लूबेरीज, रेसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ऑरेंज, लेमन, आंवला। ये सब क्या है, ये विटामिन सी रिच डाइट हैं जो कि पेशेंट की रिकवरी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट, पेशेंट को फाइबर्स में क्या क्या दे सकते हैं। फाइबर इज एसेंशियल फॉलोइंग सर्जरी टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। हम पेशेंट को सर्जरी के बाद फाइबर डाइट इसलिए देते हैं ताकि उससे कोई भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट ना हो। फ्रूट्स प्रोवाइड दैट फाइबर, डोज ऑफ कलर्स, विटामिन्स, एनर्जी, बूस्टिंग कार्ब्स, ये सब हमें देना होता है पेशेंट को, क्योंकि ये सब जो हाई फाइबर डाइट होती है वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं। हाई फाइबर डाइट में क्या क्या आ जाता है, ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, मेलन, पीचेस, ग्रेप फ्रूट, मैंगो, पपाया, टमेटोज, होल ग्रेन, ये सब हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, वाटर। द मोस्ट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी will need after surgery is water।
जो मोस्ट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स होता है हम बॉडी को सर्जरी के बाद ज़रूरत ही होती है, वो क्या होता है, वाटर। क्योंकि वाटर हमें पेशेंट को प्रोवाइड ही कराना है, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है। क्योंकि सर्जरी के बाद किसी भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन कॉमनली देखने को मिलता है। तो डिहाइड्रेशन से रिकवर करने के लिए पेशेंट को हम प्रॉपर वाटर या फिर लिक्विड डाइट प्रोवाइड कराएंगे और उसका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो एडिक्वेटली हम उसे मेंटेन करके रखेंगे ताकि उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो। यू नीड फ्लूइड इनटेक मे बी हायर देन यूजुअल। जो यूजुअल हम फ्लूइड लेते हैं, हमें सर्जरी के पेशेंट में उससे हायर अमाउंट हमें उस पेशेंट को वाटर का प्रोवाइड करना होता है। अगर हम पेशेंट को डायरेक्टली वाटर उसे नहीं अच्छा लग रहा है तो हम उसे अदर फॉर्म में भी लिक्विड डाइट दे सकते हैं, जैसे कि वाटर विद लाइम और लेमन, कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं। ईटिंग हाई वाटर कंटेंट, जो हाई वाटर कंटेंट फूड होते हैं हम उसे भी दे सकते हैं, लाइक अ सूप, हर्बल टीज, हॉट और कोल्ड। अगर पेशेंट को डायरेक्टली वाटर लेने में नहीं अच्छा लग रहा है, डायरेक्टली पानी नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम उसे लिक्विड डाइट में ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं, जिससे उसकी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा और बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करते रहते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव डाइट। आई होप ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है।